चलिए तो थोड़ा सा सिलेबस पे बात कर लेते हैं बिना टाइम खराब किए। चलिए तो यहाँ पे एक बार देखिए सीजीपीएससी का एग्जाम कितने चरणों में होता है तो बताइएगा। 3 चरणों में एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। सीजीपीएससी एग्जाम 3 चरणों में होता है। सबसे पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, और तीसरा हो गया आपका इंटरव्यू। थोड़ा सा समय लेंगे, इसमें बात करेंगे, फिर अपना आगे बढ़ेंगे हम। चूंकि हमारा एक टारगेटेड बैच है सीजीपीएससी प्री को लेकर, इसलिए ज्यादा हम मेंस और इंटरव्यू के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। सीजीपीएससी प्री की बात करें तो इसके अंतर्गत 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 1 और दूसरा बताइएगा पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो जीएस का होता है, यानी जनरल स्टडीज। और पेपर 2 की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जीएस की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। जीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं और सीसेट में भी 100 क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसका मतलब 200 नंबर का आपका कौन सा पेपर होगा, जीएस का, और 200 नंबर का आपका पेपर होगा कौन सा, सीसेट का। और इसमें समय होता है 2 घंटे का। समय होता है 2 घंटे का। दोनों पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। और ये जो जीएस का पहला पेपर होगा वो 10 से 12 होगा। 10 से 12 में पहला पेपर जीएस का होगा और 3 से 5 के बीच में दूसरा पेपर सीसेट का होगा। यहां पर देखिएगा सीसेट का जो पेपर होगा पेपर 2, वो एक कैसा एग्जाम होगा, क्वालिफाइंग पेपर होगा। पेपर 2 जो सीसेट का है वो एक क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसे आप सिर्फ क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वालिफाइंग पेपर का मतलब होता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 33% अंक लाना पड़ेगा। 33%, 200 का 33% यानी कि 66 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। चूंकि टारगेटेड बैच है इसलिए बिल्कुल समय इधर उधर बर्बाद नहीं करेंगे, टू द पॉइंट पढ़ाई करेंगे। और अगर आप कैटेगरी वाले हैं, एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा 10% की छूट मिल जाती है, यानी कि 23% अंक लाने पड़ेंगे आपको। 23% के हिसाब से 200 नंबर का 23% कितना होता है, 46 नंबर होते हैं। तो यहां पर आपको बेनिफिट मिल जाता है अगर आप कैटेगरी के हैं तो। क्यों? क्योंकि ये जो 20 नंबर का डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, लोग इस डिफरेंस को कवर नहीं कर पाते। लगता है कि 66 नंबर लाना आसान होता है जबकि वो बहुत मुश्किल होता है। सीसेट की बात करें, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और छत्तीसगढ़ी के प्रश्न पूछे जाते हैं। लगता जरूर है कि आसान है, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है क्वालिफाइंग पेपर है और आप क्वालिफाई कर लेंगे कम पढ़कर, तो ऐसा नहीं है। इसे भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना मेहनत आप किसके लिए करेंगे, जीएस के लिए करेंगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा ये तो पता चल गया, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि पेपर 2 पहले चेक होता है। पेपर 2 पहले चेक होता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई करेंगे तब जाके पेपर 1 चेक होगा, नहीं तो पेपर 1 चेक ही नहीं होगा। आप पेपर 1 में भले ही 200 में 200 नंबर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सीसेट को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। ये भी बात समझ लीजिएगा। जब जीएस की बात करें तो जीएस के अंतर्गत, या जो जीएस होता है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 छत्तीसगढ़ का जीएस होता है, छत्तीसगढ़ का जीएस होता है, और पार्ट 2 जो होता है वो इंडियन जीएस होता है। पार्ट 1 जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो छत्तीसगढ़ जीएस के, और 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंडियन जीएस से पूछे जाते हैं। अब लोगों को ये भ्रम होता है या लोगों की ये गलतफहमी होती है कि अब इस हिसाब से पूरा इंडियन जीएस के 50 क्वेश्चन और छत्तीसगढ़ जीएस के 50 क्वेश्चन। इंडियन जीएस में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? मुख्य रूप से हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायोलॉजी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, ये सब आप पढ़ेंगे, ये सब आप पढ़ेंगे और आपके इस पूरे सेक्शन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पूरे सेक्शन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसमें भी आपको बता दूं कि ये जो जीएस होता है ना, जीएस का बेस जो होता है ना, इन 4 विषयों में होता है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, करंट, इसका वेटेज उतना नहीं है जितना वेटेज इस 4 विषयों का है। 30 या 35 से 40 क्वेश्चन का वेटेज होता है इन 4 विषयों का, आप देख सकते हैं। और बाकी बचे सेक्शन से 10 से 15 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आपको ये 4 विषय बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि इससे सर्वाधिक प्रश्न आते हैं। और इसी में हमारा विषय है आपका इंडियन ज्योग्राफी। हमारा विषय की बात करें तो वो जो हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हर साल सीजीपीएससी प्री में ज्योग्राफी से जो प्रश्नों की संख्या पूछी जाती है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, वो होते हैं 8 से 10 क्वेश्चन। अब आपको लगेगा कि मेरा विषय है तो मैं तो ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ही बताऊंगा। ये एक आम अवधारणा होती है कि टीचर अपने विषय के बारे में ज्यादा ही बढ़ा। अब देखिए, फिजिक्स वाला बोलेगा कि इसको अच्छे से पढ़ना, इससे कई क्वेश्चन, जबकि मालूम है सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है। ये सबको पता है फिजिक्स से एक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिजिक्स वाला टीचर बोलेगा नहीं, इसको अच्छे से पढ़ना, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और बिल्कुल एक क्वेश्चन के लिए भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन आता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन ज्योग्राफी की बात करें तो मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि 8 से 10 क्वेश्चन ये मैं आपको दिखा भी सकता हूं। और दिखा क्या सकता हूं, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। 2012 से लेके 2023 तक का ही बोलूंगा। 2000 सीजीपी, अब 24 का भी तो पेपर हुआ है। तो भैया सीजीपीएससी 2024 की जो हम बात करते हैं ना, वो 2025 में होगा। बात समझिएगा, 25 में 24, ये नहीं कि 25 में 25 का एग्जाम होता है, नहीं, 25 में 24 का एग्जाम होगा। सीजीपीएससी 2024 का एग्जाम 25 फरवरी, मतलब फरवरी 2025 को होगा। 2 फरवरी, सेकंड संडे को, फरवरी के सेकंड संडे को, ठीक है। कई बार 14 फरवरी आ जाता है, वैलेंटाइन डे के दिन, बड़ा दिक्कत हो जाता है उस दिन की एग्जाम दे की, मतलब कैसे करें। नहीं, ये भी बड़ा इशू है, मतलब टॉपिक है बात करने वाला, ठीक है। खैर, उसको छोड़िए। तो सीजीपीएससी 2024 का होगा, 25 में उसको छोड़ दीजिए। वही हमारा टारगेट बैच है कि हम सीजीपीएससी 2024 के लिए हम तैयारी करेंगे। सीजीपीएससी 2024 की तैयारी करेंगे तो 2012 से लेके 23 तक का मैं आपको पेपर दे दूंगा, जिसमें भूगोल के क्वेश्चन, सिर्फ भूगोल के क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ, सच में सर ने सही कहा, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। घटना चक्र उठा के देख सकते हैं आप, पुराने साल के एमसीक्यूज देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ। आप वेट करिए, थोड़ा सा 1-2 दिन वेट करिए, दे दूंगा आपको मैं। तो 8 से 10 क्वेश्चन, यानी कितने नंबर, और ये सिलेक्शन के लिए काफी है। 16 से 20 क्वेश्चन का इधर उधर होने से आप एकदम सिलेक्शन ले भी सकते हैं और सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं। आप बिल्कुल इसको लाइटली मत लीजिएगा। ये भूगोल आपको अच्छे से पढ़ना है, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए ताकि आपको पढ़ना है। आपको हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से पढ़नी है, आपको पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़नी है, इकोनॉमी भी बहुत अच्छे से पढ़नी है, और भूगोल भी बहुत अच्छे से पढ़नी है। मैं किसी एक विषय के पक्ष में नहीं हूं, आपको सब कुछ पढ़ना है। आपको करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ना है, आपको स्पोर्ट्स, खेलकूद, घटनाएं वगैरह, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। मैं ये कह रहा हूं कहीं पर भी आपका कोई वीक सेक्शन ना हो कि मेरी पॉलिटी अच्छी नहीं है तो मेरा केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, मेरी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे हिस्ट्री किसी की अच्छी नहीं होती, लेकिन वो हिस्ट्री की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं जो आप सोच रहे हैं, मैं विषय की बात कर रहा हूं। तो ये जो हिस्ट्री है जनरली बहुत टफ जाता है, क्यों? क्योंकि इससे 3 पार्ट हो जाते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट भी खुद में एक बहुत बड़ा सेक्शन, मिडिवल भी और मॉडर्न भी। लेंदी होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत याद करना पड़ता है, तब जाके हिस्ट्री तैयार होती है। लेकिन भूगोल के साथ ऐसा नहीं है, भूगोल के साथ ऐसा नहीं है। भूगोल एकदम क्रिएटिव विषय है, आप इसमें बिल्कुल अपने आप को सहज पाएंगे इस विषय को लेकर, क्योंकि सारी चीजें आपके साथ जुड़ी हुई है। चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो भौतिक विभाजन में पर्वत, पठार, मैदान, ये कुछ भी क्यों ना हो, आप उसमें सहज पाएंगे अपने आप को। चलिए, ये सब बातें ज्यादा हो गई। अब छत्तीसगढ़ जीएस की बात करें तो जितनी मेहनत हिस्ट्री पढ़ने में लगती है, जितना मेहनत आप हिस्ट्री पढ़ने में लगाओगे, यानी कि 3 से 4 महीना, 5 महीना हिस्ट्री में लगता ही है, छत्तीसगढ़ पढ़ने में भी 3 से 4-5 महीने लग जाते हैं।
बाकी विषय को छोड़ दीजिए। अब आपकी सोच क्या करेगी, इतना सब कुछ पढ़ेंगे तो 50 क्वेश्चन आएगा, और सिर्फ छत्तीसगढ़ का एक विषय पढ़ लेंगे 50 क्वेश्चन बनेगा, तो ज्यादा अच्छा कौन? तो हम पहली प्रायोरिटी में किसको रखते हैं कि छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से तैयार करो, छत्तीसगढ़ से ही सिलेक्शन होगा, है ना। जबकि ये हमारी गलत सोच है कि छत्तीसगढ़ से ही सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। हमारा सिलेक्शन इंडियन जीएस से होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आएंगे, ये सबको पता है, और सब लोग छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप भी पढ़ेंगे, वो दूसरा आदमी पढ़ेगा, तीसरा आदमी पढ़ेगा, वो लाइब्रेरी में पढ़ने वाला भी छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से पढ़ेगा, तो छत्तीसगढ़ सब कोई पढ़ेंगे। लेकिन इंडियन जीएस सबके बस की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ एक छोटा सेक्शन है जो हर कोई पढ़ सकता है, पढ़ भी लेगा, पढ़ा भी होगा, पढ़ चुका भी होगा, रिवीजन भी कर चुका होगा अब तक तो कई सारे लोग। लेकिन इंडियन जीएस सबके बस की बात नहीं। इसे जिसने अपने कमांड में ले लिया ना, वो एग्जाम निकाल लेगा। क्यों? इसे पढ़ने में 3 से 4 महीने लगते हैं, लेकिन इसे पढ़ने में कई साल लग जाते हैं। इसे पढ़ने में कई साल लग जाते हैं। तो सोच बेहतर बनाए और इंडियन जीएस पे ज्यादा फोकस करें। क्लियर? इंडियन जीएस को जितना बेहतर कर सको उतना आपके लिए बेहतर होगा। ये बात समझ में आ रही? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब तो ये बेसिकली आपका प्री वाला सेक्शन हो गया। अब आपका एक विजन क्लियर हो गया होगा कि सीसेट को आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद आप आओगे जीएस में। जीएस के 200 नंबर में आप अधिक से अधिक अंक लाए, और ये अधिक से अधिक अंक छत्तीसगढ़ जीएस के 50 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन बनाइए। आप 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन बनाइए। उसके बाद आइए इंडियन जीएस में। यहां जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे, बना पाओगे, सफलता के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहां आपका सेक्शन कमजोर रहा, अब बाहर। बात समझ में आ रही? चल थोड़ा सा मेंस की बात करें तो मेंस याद रखिएगा, हालांकि ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। 7 पेपर होते हैं मेंस में, और हर एक पेपर 200 नंबर का, यानी कि 1400 नंबर मेंस का। और इंटरव्यू की बात करें तो 100 नंबर इंटरव्यू का। टोटल 1500 नंबर होता है आपका टोटल मार्क्स। इस 1500 नंबर में आपको अधिक से अधिक अंक लाना है। आप 900, 950 नंबर लाते हैं तो आप सीधा डिप्टी कलेक्टर के लिए चुने जाएंगे। 900 से 950 नंबर टोटल का आप 900, 950 नंबर लाएंगे। ये अलग अलग समय में वैरी करता है कि आप कितने, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये हमेशा क्या होगा, बदलेगा। कभी 1000 तक जा सकता है, कभी 900 पे सिलेक्शन हो सकता है। डिपेंड करता है कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, उस हिसाब से ये वेरी कर सकता है। इसलिए उस पर कोई ज्यादा बात होगी नहीं। ठीक, चलिए तो यहां पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हमारा जो विषय है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा विषय कौन सा? इंडियन ज्योग्राफी। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी, नॉर्मली इंडियन ज्योग्राफी को अगर हम देखें तो इसे 3 सेक्शन में हम बांट के देखते हैं। 3 सेक्शन में, एक हम कहते हैं भौतिक भूगोल, एक होगा हमारा भौतिक भूगोल, एक होता है हमारा सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, और एक होता है आपका आर्थिक, आर्थिक भूगोल। क्योंकि ये हमें किसी भी हाल में हमें फैब तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, और सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़ी सी अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। वो कछुए और खरगोश की आपने रेस देखी होगी, अच्छा कौन धीरे चलना है फास्ट चलना? वो सिर्फ एक रेस थी, वो एक कहानी थी, वो एक छलावा था, वो एक धोखा था। छोड़ दीजिए वो सब कि स्लो चलने से आप जीतेंगे, वो सब नहीं। आप दौड़िए, इस रेस में आपको दौड़ना होगा। आप धीरे चल के आप बहुत ज्यादा कुछ पाने की संभावना मत रखिए। इस रेस में दौड़े, आप नहीं दौड़ेंगे, कोई और दौड़ रहा है, वो जीत जाएगा। वो छोड़ दीजिए खरगोश वाला, ठीक है, ऐसा फालतू है। जब हम भौतिक भूगोल की बात करते हैं तो भौतिक भूगोल में आप देखिएगा कि हमारा सेक्शन कौन कौन सा है। तो सबसे पहले समझिएगा अवस्थिति, अवस्थिति एवं विस्तार, अवस्थिति एवं विस्तार। दूसरा हम भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक चट्टानी संरचना, भूगर्भिक चट्टानी संरचना। तीसरा सेक्शन लिखिएगा, तीसरा सेक्शन लिखिएगा भारत का भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन।
फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद आपका सेक्शन आ जाएगा अपवाह तंत्र का। और याद रखिएगा जो भौतिक भूगोल ना, ये समझने वाला ये कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल सेक्शन है, ये कंसेप्चुअल सेक्शन है। इसे जिसने समझ लिया उसने ऑलमोस्ट पूरे भूगोल को समझ लिया। मैं बिल्कुल आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक भूगोल को ये फैक्चुअल बताऊंगा, फैक्चुअल बताऊंगा। क्यों? क्योंकि पूरा फैक्ट डला हुआ है सामाजिक और आर्थिक भूगोल में। लेकिन बात अगर भौतिक भूगोल की करें तो ये आपका कंसेप्चुअल, इसे समझना है और इसे रटना है। इसे क्या करना है? वो रटने वाला सेक्शन है, ये समझने वाला सेक्शन है। दोनों सेक्शन है इसमें। आपको आंकड़े रटने पड़ेंगे इसमें, और इसमें कंसेप्ट को समझना होगा। ये समझ लिया, वो रटना है, वो इश्यू नहीं है। उसके बाद अपवाह तंत्र के बाद हम देखेंगे क्या? भारत की जलवायु। और इन सारे टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है? भारत की जलवायु। इसे अगर आप समझ जाते हो तो फिर बाकी चीजें तो वैसे भी समझ में आ ही जाएगी, लेकिन ये समझ में नहीं आती, इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं आप। फिर उसके बाद बता दीजिएगा क्या? भारत की वनस्पति, वेजिटेशन, भारत की वनस्पति। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वनस्पति के बाद भारत की मृदा, इंडियन सॉइल, भारत की मृदा। ये पूरा सेक्शन जो है वो भारत के भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। जब हम सामाजिक भूगोल की बात करें तो इसमें आपको जनगणना पढ़नी होगी। फिलहाल जनगणना 2011, बड़ा मन होगा आपको जनगणना 2021 पढ़ने का, लेकिन जब तक 21 नहीं आ जाती तब तक आप अपना काम चलाए किससे? आज भी 2011 की जनगणना हमें पढ़नी होती। क्यों? क्योंकि 21 की जनगणना कोरोना की वजह से नहीं आ पाई। और आप बोलते हो सर 2024 आ गया, अब तक तो आ जाना चाहिए। तो आ जाएगा, इंतजार करें, जब भी आएगा आपको 11, क्योंकि देखिए 2011 के साथ आपको 2001 पढ़ना पड़ता है तुलनात्मक रूप से। पहले कितनी थी और अब कितनी हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जब 21 आ जाएगा तो 11 के साथ तुलना तो करनी चाहिए आपने को। तो 11 तो फिर भी हमको रटा होना चाहिए ना, नहीं होगा तो वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आप 1 और 11 से रिलेट करके पढ़े, बाद में 21 और 11 से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो जनगणना 2011। सामाजिक भूगोल में नॉर्मली आप जनगणना ही पढ़े, नगरीकरण प्रवास पढ़ने की फिलहाल प्री में जरूरत नहीं है। जब आप मेंस में जाएंगे तब आप उस पर बात कर लेंगे, नगरीकरण प्रवास वगैरह के बारे में, ठीक है। जब हम आर्थिक भूगोल की बात करते हैं तो आर्थिक भूगोल वाले सेक्शन में, आर्थिक भूगोल में जब हम जाएंगे तो आर्थिक भूगोल में सबसे पहले खनिज संसाधन की बात करेंगे। खनिज संसाधन, खनिज संसाधन के साथ साथ क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन। उसके बाद उद्योग, उद्योग पढ़ेंगे, और साथ ही साथ फसल, फसल, और इसके साथ साथ कृषि, कृषि और उसकी फसलें, कृषि और उसकी फसलें। और सबसे आखिरी में हमारा सेक्शन होगा परिवहन का। सबसे आखिरी में हमारा सेक्शन होगा कौन सा? परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। ये बड़ा सेक्शन जरूर है क्योंकि इसमें पूरे फैक्चुअल आंकड़े हैं, आपको इसको रटना पड़ेगा, इसको आपको रटना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। चलिए, तो एक एक करके सारा चीज पढ़ना होगा हमको। मुख्य रूप से ये सारा चीज हमारे सिलेबस के अंतर्गत आता है और ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, जिनमें सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं क्या? अवस्थिति विस्तार। चलिए, तो ये आज स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, अवस्थिति विस्तार। चलिए, तो हेडिंग डालिएगा भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। यहां पर सबसे पहले देखिएगा, यहां पे दो चीजें पूछी जा रही है आपसे। अवस्थिति यानी कि लोकेशन। बहुत ज्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हल्के से कुछ जानकारी के साथ आप पढ़ें। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बैच होती तो एक अलग बात होती, टारगेटेड बैच है इसलिए ज्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। लोकेशन और विस्तार का मतलब होता है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। अवस्थिति बताती है कि भारत कहां पर है, विस्तार बताता है कि भारत का विस्तार यानी कि भारत कैसा दिखता है, उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है।
ये उसके विस्तार से पता चलेगा। और अवस्थिति बताती है कि भारत कहां पर है। तो यहां पर समझिएगा, एक अक्षांश होता है और एक देशांतर होता है। याद रखिएगा, अक्षांश और देशांतर को ही पढ़ाने में मुझे 4 दिन लगते हैं, 2 दिन अक्षांश को, 2 दिन देशांतर को। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पृथ्वी का अक्षांश और देशांतर ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन है। आप बोलेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। ऑनलाइन में बताइए क्या चाहते हैं आप, एक बार बताइए। जैसा आप बताएंगे वैसा मैं करूंगा। जल्दी बताइए, मैसेज करिए, जल्दी बताइए। एक बार मैसेज कर दीजिए, जरूरत नहीं होगी आगे बढ़ो। अच्छा, पढ़ेंगे, चलिए शॉर्ट में कह रहे हैं, चलिए बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी का अक्षांश और पृथ्वी का देशांतर, 2 चीजों पे बात कर लेते हैं। हेडिंग डालिएगा, पहले अक्षांश देशांतर पढ़ लेते हैं, फिर वापस आके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? आ जाइए, शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, पृथ्वी का अक्षांश, पृथ्वी का अक्षांश। देखिए, बनाइए, पृथ्वी बनाइए, पृथ्वी बनाइए। पृथ्वी के सेंटर पे जो ये लाइन खींची जाती है उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी के सेंटर पे जो लाइन खींची जाती है उसे 0 डिग्री अक्षांश कह रहे हैं। इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और इसे ही कहते हैं भूमध्य रेखा, इसे ही कहते हैं भूमध्य रेखा। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है इक्वेटर, यानी इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं जिसे। जी, शॉर्ट में मंजू, ठीक है, शॉर्ट में मैं कवर कर लेता हूं इसे जल्दी, क्योंकि इसे प्रश्न आने नहीं है, इसलिए इस पे ज्यादा वर्क करने से कोई मतलब नहीं। चलिए, तो 0 डिग्री अक्षांश। अब एक बात और समझिएगा, विषुवत रेखा जिसे हम कह रहे हैं ना, वो बेसिकली रेखा इसलिए है ताकि हम किस में पढ़ रहे हैं? बोर्ड में। देखिए, बोर्ड और एक ग्लोब, ये 2 नजरिया, यहां पे नजरिए की हम बात करेंगे। जब हमारे पास पूरी पृथ्वी होती है ना, तो ये लाइन, ये देखिए, इस पृथ्वी के सामने ये लाइन खींची गई है, तो पीछे भी ये लाइन खींची गई होगी। और सामने ये जो लाइन है वो सीधी लाइन नहीं होगी, पृथ्वी गोल है तो उसमें सीधी लाइन हो ही नहीं सकती, उसमें एक कर्व, यानी वो समझ रहे हो ना, बॉल में अगर आप लाइन खींचेगा तो वो कर्व, आगे भी एक सेमी सर्कल और पीछे भी पृथ्वी का सेमी सर्कल। आप पृथ्वी में जब ग्लोब में देखेंगे ना, तो आपको पूरा का पूरा एक सर्कल नजर आएगा, आगे पीछे को मिलाकर आपको सर्कल नजर आएगा। तो उस सर्कल की वजह से विषुवत रेखा नहीं होती, क्या होता है? ये विषुवत वृत्त होता है। याद रखिएगा, विषुवत वृत्त होगा। लेकिन जब हम बोर्ड में पढ़ते हैं ना, ये देखिए, बोर्ड में पढ़ते हैं ना, तो हम सर्कल नहीं बना सकते, तो हम एक लाइन खींचते हैं, पृथ्वी बनाकर हम एक लाइन खींचते हैं, और उस लाइन को हम बोल देते हैं क्या? तो ये पृथ्वी अगर हम बोर्ड पे पढ़ रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोल के पढ़ेंगे? विषुवत रेखा बोल के पढ़ेंगे। देखिए, नजरिया, सारा चीज नजरिए पे आकर खत्म हो जाता है कि आप अपने आप को किस जगह 1 साल बाद कहां देखना चाहेंगे, ये आपका नजरिया है। अब आप बोलेंगे मैं उस डिप्टी कलेक्टर के पद पर अपने आप को देखना चाहता हूं, बात समझ में आ रही? तो अगर ये नजरिया है तो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका सपना है, आपका एम है वहां तक पहुंचने का। तो नजरिया बेहतर रखे, अच्छा रखे, पॉजिटिव सोचे, आप जरूर बनेंगे। मेहनत से सिलेक्शन नहीं होती, आपकी सोच से सिलेक्शन होगी। अगर आपकी सोच अच्छी होगी और सही होगी, उसी हिसाब से आप मेहनत करेंगे, तो आप जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे। और मेहनत भी जरूरी है, ऐसा नहीं बिना मेहनत तो कुछ हो जाएगा, मेहनत भी जरूरी है। तो अगर आप ग्लोब में पढ़ रहे हैं तो इसे आप किस रूप में देखेंगे? विषुवत वृत्त के रूप में देखेंगे। चूंकि यहां पर कोई ग्लोब नहीं है और ना हम ग्लोब में पढ़ेंगे, चूंकि हम बोर्ड में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या ही बोल के पढ़ेंगे? विषुवत रेखा बोल के पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही? ठीक है, चलिए अब उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। ये जो आपकी विषुवत रेखा है, इसके या 0 अक्षांश है, इसके ऊपर की आधी पृथ्वी जो होती है ना, अगर हम किसी गोले को बीच से काटते हैं तो उस आधे गोले को कहते हैं गोलार्ध।
उस आधे गोले को हम क्या बोलेंगे? गोलार्ध। तो ऊपर वाली आधी पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध की हो गई और दक्षिण की आधी पृथ्वी दक्षिणी गोलार्ध की हो गई। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपका पूरा कंसेप्चुअल रहेगा, कंसेप्ट को समझेंगे आपसे बनेगा आराम से। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर, अब उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश होंगे वो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? और दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश होंगे उसे दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। ये याद रखिएगा। 0 डिग्री के ऊपर अगला ये देखिए, एक लाइन खींच रहा हूं, ये हो गया। अभी उत्तरी अक्षांश को सिंबॉलिक तौर पे मैं एन और दक्षिणी अक्षांश को सिंबॉलिक तौर पे मैं एस लिखूंगा। पूरा लिखना ना पड़े लंबा चौड़ा, इसलिए ये हो गया 1 डिग्री नॉर्थ। बात समझ में आ रही? और ये भी अपना एक क्या है? वृत्त है, लेकिन हम इसे क्या खींच रहे हैं? लाइन खींच रहे हैं। और ऊपर जाएंगे 2 डिग्री नॉर्थ, और ऊपर जाएंगे 3 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही करते करते कहां तक जाएंगे? 90 डिग्री नॉर्थ तक। और सेम चीज कहां होगा? नीचे भी होगा। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप देखिएगा कि 1 2 3 4 जब आगे बढ़ेंगे तो 23 और 24 के बीच में 23.5 डिग्री नॉर्थ भी आएगा, जिसे कहते हैं कौन सी रेखा? कर्क रेखा। जिसे क्या कहते हैं? नीचे की तरफ आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहेंगे? तो बता दीजिएगा। मकर रेखा। तो एक हो गई कर्क रेखा, एक हो गई आपकी मकर रेखा। जब आप और ऊपर जाएंगे तो 66 और 67 के बीच में 66.5 डिग्री नॉर्थ होगा, जिसको हम कहेंगे क्या? आर्कटिक सर्कल। जिसे क्या कह रहे हैं हम? आर्कटिक सर्कल। और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो 66.5 डिग्री साउथ को क्या कहेंगे? अंटार्कटिक सर्कल। थोड़ा सा समझ भी लीजिएगा कि कर्क को हम रेखा कह रहे हैं और आर्कटिक को हम सर्कल कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? जब आप पृथ्वी को ऊपर से या साइड से देखेंगे ना तो आपको ये सर्कल ऊपर की दिख जाएगी, लेकिन इसे आप सर्कल के रूप में देखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया, 23.5 से एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए इसको आप लाइन के रूप में ही हम देखते हैं। लिखा रहता है, शुरू से लिखा होता है, तो उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। कर्क को रेखा, मकर को रेखा, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। जब आप ऊपर 90 नॉर्थ की बात करें ना तो ये जो बिंदु बनती है, देखिए सर्कल जब छोटा होता जाता है ना, 0 डिग्री सबसे बड़ा सर्कल, 1 2 3 सर्कल छोटे होते जा रहे हैं, तो आखिरी में एक बिंदु बनेगा। सर्कल देखते जाइए, सर्कल, फिर उसके अंदर सर्कल, फिर सर्कल, फिर सर्कल, फिर आखिरी में क्या बनेगा? बिंदु। इस बिंदु को बोलते हैं ध्रुव, यानी कि उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे इसको? उत्तरी ध्रुव, यानी कि नॉर्दर्न पोल। तो 90 डिग्री नॉर्थ जो है ना, यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ना, उसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। वैसे जिसे 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउदर्न पोल कहते हैं। चलिए, तो ये हो गया नॉर्मल। अब और समझिएगा। तो यहां पर एक बार देखिए, अब मैं कभी भी देखिए, अब मैं पृथ्वी बनाने के बाद आपको नॉर्मली एक लाइन खींचूंगा, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये इक्वेटर है, ये विषुवत रेखा भूमध्य रेखा है जो कौन से अक्षांश पे है। इसके अलावा ये जो है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ना ही ये लिखने की जरूरत है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ये कर्क रेखा है। आपको पता है ये कर्क रेखा है। नजरिया ऐसा रखें, तैयारी ऐसे रखें। ये देखिए, ये क्या है? ये 23.5 डिग्री साउथ पर क्या है? ये बात समझ में आ रही? क्या मुझे बोलना पड़ेगा ये मकर रेखा कि आप समझ रहे हैं? इसके बाद ये देखिए, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ पर ये आर्कटिक है, बताना पड़ेगा क्या? ये क्या है?
66 है हाफ डिग्री साउथ पर अंटार्कटिक, इस बिंदु को बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्दर्न पोल, इसको बोलते हैं 90 डिग्री साउदर्न पोल। बात खत्म। ये बात समझ में आ रही? चलिए एक बार और, ये पृथ्वी पर ये लाइन क्या कहलाएगी? जल्दी अपनी जगह पर बोलिएगा सब लोग। ये इक्वेटर है, मैं इसे हमेशा इक्वेटर बोलूंगा, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा मैं नहीं बोलूंगा, लंबा चौड़ा लगता है, इक्वेटर बोलूंगा। और इसको पोल बोलूंगा, नॉर्दर्न पोल साउदर्न पोल। ये हो गया इक्वेटर, ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई आर्कटिक, ये मकर रेखा, ये अंटार्कटिक, नॉर्दर्न पोल एंड साउदर्न पोल। बस बात खत्म। ये भी बात समझ में आ रही? चलो इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 0 और 1 इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है ना, वो 111 किलोमीटर होती है। यानी 0 और 1 ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 1 और 2 के बीच की दूरी भी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। चलिए एक बार और देख लेते हैं, 2 और 3 के बीच की दूरी भी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? यानी कि सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है, जो कि 111 किलोमीटर होती है। बात समझ में आई? सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है, जो कि कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। और ऑनलाइन वालों को मैं एक बात और बता दूं, अगर आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, दोनों सूरतों में आपकी तैयारी चाहे यहां या कहीं भी, ये बहुत जरूरी है। बोलो क्यों जरूरी है? क्योंकि तैयारी वो नहीं जो कई सालों से हो रही है, तैयारी वो जो एग्जाम के कई महीने पहले से हो रही है। नहीं लिटरली बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। आप 5 साल से तैयारी कर रहे हो, लेकिन एग्जाम के 5 महीने पहले से ही तैयारी नहीं कर रहे हो। ये एग्जाम के 5 महीने पहले आपको लगता है कि अरे 5 साल से पढ़ रहा हूं ना, मुझे सब पता है। और आप 5 महीने पहला क्यों? इतना बड़ा सिलेबस है जिसके रिवीजन में ही 5 महीने गुजर जाते हैं। आपको बता दो लिटरली रिवीजन में 5 महीने गुजर जाओ। अगर पढ़े हो तो 5 महीने पहले का जो रिवीजन होता है ना, मतलब वो लोग जो पढ़ लिए हैं वो रिवीजन बतौर, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो अपनी एक्चुअल तैयारी बतौर, आपको ये पढ़ना ही चाहिए और पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब हर व्यक्ति को एग्जाम से 5 महीने पहले या तो खुद से अगर वो कर पा रहा है तो, या तो पैसा लगे कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। मतलब ठीक है, मतलब पढ़ना ही चाहिए, खुद से पढ़ लेगा तो। लेकिन हम उतने डिसिप्लिन वाले रहते तो बात ही क्या होती। हमारा एक डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए। अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो हमें जरूरत नहीं किसी की भी। मैंने पढ़ लिया, एक बार कोचिंग कर लिया, अब मैं रिवीजन करता रहूंगा घर में। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो, और आपको लगता है कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी संस्था का सहारा लें और एक फ्लो में बहे। जैसे मैं एक महीने में भूगोल खत्म कर दूंगा, तो ये मेरा खत्म नहीं है, ये भूगोल आपका खत्म है। कौन सा वाला खत्म? वो वाला अरे यार वो वाला खत्म नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आपका भूगोल विषय खत्म। बात समझ में आई? ऐसे हिस्ट्री वाले टीचर 1 से 1.5 महीने में हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, तो आपका कहीं ना कहीं रिसेंटली एग्जाम से रिसेंटली आपने हिस्ट्री कंप्लीट की, खुद से नहीं लेकिन करवा दिया गया। बात समझ में आ रही? खुद से कर लो, दम है तो खुद से कर लो। सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ मोटिवेट, खुद से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं पढ़ना जरूरी है, एक बार पढ़ना जरूरी है। अगर आप एक बार भी नहीं पढ़े हैं तो फिर हम नहीं कर सकते। अगर आप एक बार भी पढ़े हैं तो आप खुद से कर सकते हैं, तो अच्छा होगा कि आप खुद से भी करें। अदरवाइज आप संस्था का सहारा लें और कंप्लीट करें। देखिए एग्जाम से जो 5 महीने पहले की जो तैयारी है ना, याद रखिएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 5 महीना आपके लिए बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। आप नहीं मानते ना, आप जुलाई में मस्ती कर लीजिए, अगस्त में घूम लीजिए, लेकिन जब सितंबर आए ना, सिंसियर हो जाइए कि सितंबर से मेरे को लगना है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है ना कि रिवीजन करने में 5 महीने गुजर जाते हैं। तो ये रिवीजन बतौर आप तैयारी कर ले या पढ़ने के पर्पज से आप तैयारी कर ले। हम भागेंगे थोड़ा सा, 5 महीना मजाक नहीं होता। नॉर्मली सीजीपीएससी प्री की बैच ना 8 महीने चल जाती है, नॉर्मली 3-3 घंटे में 8 महीने चल जाती है। और मैं खुद 2-2 महीने पढ़ाता हूं, 2 महीना 2.5 महीना, बिना सोचे समझे आराम से ले पढ़ो, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। लेकिन चूंकि टारगेटेड बैच है, बातें कम काम ज्यादा, और ये एक्चुअल में होना भी चाहिए। और ये मेरा है ही खुद का, मतलब ये है कि मेरे को जल्दी कंप्लीट करना है, एक माइंडसेट है मेरा। क्योंकि आपको एग्जाम से पहले
पूरा सिलेबस कंप्लीट करके देना भी है। बात समझ में आ रही? सिर्फ मेरे ही विषय नहीं, मैं तो खत्म कर दूंगा, लेकिन बाकी जो विषय है उसको भी तो खत्म करना पड़ेगा। चलिए, तो वो सारी चीजें हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो याद रखें, सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती, जो कि कितनी होती, तो बता दीजिए 111 किलोमीटर। चलिए, ये भी बात समझ में आ रही। और एक बात और समझ लीजिएगा, जब आप पृथ्वी पर टेम्परेचर की बात करते हैं ना, तो ये इक्वेटर और ये पोल्स हो जाते हैं, और यहां हो गई सूर्य, और सूर्य की सीधी किरणें इक्वेटर पे और तिरछी किरणें पोल पर पड़ती हैं। इस बिना पर सूरज की सीधी किरणें इक्वेटर पे पड़ने की वजह से यहां पर होता है कौन सा टेम्परेचर? अब देखिए, ये सब की अपनी एक वजह होती है, फिलहाल उस वजह पे मत जाइए। इक्वेटर पे अगर सीधी किरणें पड़ेगी, तो सीधी किरणें पड़ने की वजह से सतह जो होती है वो सीधी किरणों को क्या कर लेती है? जब कहीं पर सीधी किरणें पड़ती है तो सतह उन सीधी किरणों को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जमीन गर्म हो जाती है, और जमीन के गर्म होने से हवा भी गर्म हो जाती है, जो उसके ऊपर की हवा है। और जब किरणें तिरछी आती है ना, तो पृथ्वी उन तिरछी किरणों को एब्जॉर्ब नहीं करती, जिसकी वजह से पृथ्वी यानी जमीन गर्म नहीं होती और टेम्परेचर लो रहता है। बरोबर? तो इक्वेटर आपका हाई टेम्परेचर पे, तिरछी किरणों की वजह से पोल आपका कौन सा टेम्परेचर पे होगा? लो टेम्परेचर। बात समझ में आ रही? तो इक्वेटर आपका हाई टेम्परेचर पे, और पोल आपका कौन सा टेम्परेचर होता है? दोनों पोल आपके कौन सा टेम्परेचर पे होते हैं, तो बता दीजिएगा लो टेम्परेचर। अब बात समझिएगा, जब आपसे कहा जा रहा है कि इक्वेटर से कहां की तरफ जाइए? पोल की तरफ, चाहे किसी भी गोलार्ध में हो, इक्वेटर से पोल की तरफ जाइए, तो आप इनडायरेक्टली तौर पे हाई टेम्परेचर से कहां की तरफ जा रहे हैं? लो टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर की ओर जाने पर टेम्परेचर क्या होता जाएगा? यानी 0 डिग्री का टेम्परेचर, 1 डिग्री का टेम्परेचर दोनों अलग होंगे। बात समझ में? तो अक्षांश के बदलने से टेम्परेचर बदलता है, यानी किसी भी दो अक्षांश का टेम्परेचर एक नहीं हो सकता। किसी भी दो अक्षांश का टेम्परेचर एक नहीं हो सकता। जैसे अक्षांश बदलेंगे टेम्परेचर बदलेगा, लेकिन एक ही अक्षांश की दो जगह का टेम्परेचर एक हो सकता है। हो सकता है। ठीक, अब देखिए, अक्षांश के बदलने से क्या बदला? और याद रखिएगा, टेम्परेचर के बदल जाने से जलवायु बदल जाती है। टेम्परेचर के बदलने से क्या बदलता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता जाएगा, मान लीजिए कि उस जगह का क्लाइमेट बदल जाता है। तो अक्षांश बेसिकली किसको बदलता है? अक्षांश के बदलने का मतलब है किसका बदलना? क्लाइमेट का बदलना। 0 डिग्री क्लाइमेट अलग होता है, 1 डिग्री क्लाइमेट अलग होता है, 2 डिग्री क्लाइमेट, ऐसा हर डिग्री का क्लाइमेट अलग होता है। क्यों? क्योंकि डिग्री अक्षांश के बदलने से क्या बदल रहा है? टेम्परेचर, और टेम्परेचर के बदलने से जलवायु सीधा सीधा बदल जाती है। जब आप जलवायु पढ़ेंगे ना, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारकों में एक कारक कौन होगा? अक्षांश, जिसके बदलने से क्लाइमेट बदलता है। ये बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका पृथ्वी का अक्षांश, ध्यान रखेंगे आप। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पृथ्वी का देशांतर। हेडिंग डालिएगा, पृथ्वी का देशांतर। पृथ्वी का देशांतर। चलिए, अब यहां पर पृथ्वी के देशांतर पे ध्यान दीजिएगा कि सेंटर पे खींची हुई लाइन, आप जानते हैं क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि विषुवत रेखा। जब आप ऊपर आएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा होती है। जब आप और नीचे आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ पे मकर रेखा। ये हो गई आपकी 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आर्कटिक। ये हो गई आपकी अंटार्कटिक। ये हो गया 90 डिग्री नॉर्दर्न पोल, और ये हो गया आपका 90 डिग्री साउदर्न पोल। अब होता यह है कि 90 डिग्री नॉर्दर्न पोल को साउदर्न पोल से मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। सारी देशांतर रेखाएं कहां से शुरू होगी? बोल दीजिए जल्दी से। 90 नॉर्दर्न पोल से, और खत्म होगी साउदर्न पोल पे। तो नॉर्दर्न पोल को साउदर्न पोल से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सबसे पहला जो देशांतर खींचा गया उसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, और इसी 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है क्या? बताइए। प्रधान याम्योत्तर रेखा। नाम याद रखिएगा, प्रधान याम्योत्तर रेखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। फिर यहां पर आप बोलो सर याम्योत्तर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है देशांतर। मतलब सभी देशांतरों में सबसे प्रधान देशांतर रेखा कौन सी है? तो बता दीजिएगा कौन सी? 0 डिग्री देशांतर। हाँ, एक बात अक्षांश में और भी थी,
जो हमने नहीं की, और वो है आपका अक्षांशों की संख्या। अक्षांशों की संख्या, तो अक्षांशों की संख्या काउंट कर लीजिए। आप देखिए 1 से लेकर, ये उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं, 1 से लेकर 90 तक, 1 to 90 में टोटल 90 होते हैं। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 करके। जब आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो जो आपका आखिरी नंबर होता है वही आपका टोटल नंबर भी होता है। जैसे 1 to 5 में टोटल कितने नंबर होते हैं, वैसे 1 to 90 में टोटल कितने नंबर होंगे। तो उत्तरी अक्षांशों की संख्या कितनी होगी तो बता दीजिएगा 90। और वहीं आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हो गया आपका 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर कहां तक, 90 डिग्री। तो जहां उत्तरी अक्षांशों की संख्या 90 थी, वहीं पर दक्षिणी अक्षांशों की संख्या भी कितनी होगी, 90। तो 90 90 कितना हो गया, और रह गया कौन सा, 0 डिग्री अक्षांश। ये भी एक अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश। तो 90 90 180 और 1 कितना हो गया, 181। कोई पूछे कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, 180 मत बताए, आप 181 बताएं। 180 बिल्कुल मत बताइएगा। कई बार 180 और 360 ऐसा लिखा होता है अक्षांश और देशांतरों में, ये सरासर गलत है। पता नहीं क्यों गलत को सही ठहराया जाता है। अक्षांशों की संख्या 181 है। क्लियर, चलिए, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, ये हो गया। मतलब सभी देशांतरों में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रधान देशांतर रेखा कौन सी है तो बता देना 0 डिग्री देशांतर। क्लियर। अगला, जहां अक्षांश के बदलने से जलवायु बदल जाती थी, वहीं देशांतर के बदलने से समय बदलता है। देशांतर हमने क्यों बनाई, किसके लिए बनाई, समय के लिए बनाई। तो याद रखेगा, ये जो हमने देशांतर खींची, ये देशांतर जो है बेसिकली समय के लिए है। और जो सबसे पहला देशांतर 0 डिग्री देशांतर खींचा हमने, इसे हमने सभी देशों के लिए एक मानक समय के रूप में स्थापित किया। किस समय के रूप में, सभी देशों के लिए एक मानक समय बनाया, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है क्या, बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय। अंतरराष्ट्रीय मानक समय, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, ये बात याद रखिएगा। ऐसा ये इसलिए कह रहा हूं ताकि आप भारत समेत किसी भी देश का अगर आपको समय जानना है, वो समय की शुरुआत इसी लाइन से होगी। कैसे होगी बात करेंगे, थोड़ा समय दीजिए। 0 डिग्री देशांतर, अब ये देखिएगा, जहां 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रहा था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश आप बता रहे थे उत्तरी, और दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांश आपने बताया दक्षिणी अक्षांश। सेम टू सेम 0 डिग्री देशांतर भी पृथ्वी को कितने भागों में बांटेगा, एक पूर्वी गोलार्ध, भाई गोले को आधा करोगे तो गोलार्ध हुआ, ये उत्तर और ये दक्षिण था, तो ये पूर्व, और तो ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध, और ये हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध के अक्षांश, सॉरी देशांतर, पूर्वी देशांतर, और पश्चिमी गोलार्ध में देशांतर। ये भी बात समझ में आ रही। तो 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ के देशांतर पूर्वी देशांतर होंगे, और पश्चिम की तरफ के देशांतर पश्चिमी देशांतर होंगे। क्लियर। तो 0 के बाद अगला देशांतर जो हम खींचेंगे ना, या एक बात और समझ लीजिएगा, जब हमने इस देशांतर को खींची तो सबसे पहले कहां से गुजरी होगी, बताइए कहां से गुजरी, ब्रिटेन के ग्रीन WICH विच लेबोरेटरी से गुजरती है। ग्रीनविच लेबोरेटरी से गुजरती है, WHICH मत लिखना, WICH लिखना। तो ब्रिटेन के ग्रीनविच लेबोरेटरी से गुजरने की वजह से इस IST को क्या ही और क्या भी कहते हैं, तो GMT भी कहते हैं, GMT। यानी कि बता दीजिएगा, बोलिए ग्रीनविच मीन टाइम। मीन, वही मीन जिसमें आप गणित में पढ़ेंगे, मीन मीडियम मोड वाला, समांतर माध्य माध्यिका बहुलक। ग्रीनविच माध्य समय निकालना नहीं है हमको, सिर्फ बताना है
कि आईएसटी ही आपकी क्या कहलाती है, जीएमटी। और ये कुछ और नहीं, कौन से देशांतर को कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर, जिससे लाइन के रूप में आप क्या कहते हैं, प्रधान देशांतर रेखा यानी प्राइम मेरिडियन लाइन। लाइन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट देशांतर यही है जिसे प्रधान यामोत्तर रेखा कह रहे हैं। और समय की बात करें तो इसी लाइन से समय का निर्धारण होता है। और चूंकि ये लाइन कहां से गुजरती है, इसलिए ब्रिटेन देश से ही सभी देशों का समय निर्धारित किया जाता है। भारत का समय ब्रिटेन के समय से तय किया जाएगा, किसी भी देश का समय ब्रिटेन के समय से तय किया जाएगा। किसी भी देश का, ब्रिटेन को छोड़कर किसी भी देश का खुद का कोई समय नहीं होता। भारत का भी खुद का कोई समय नहीं है, भारत का समय भी ब्रिटेन के समय से तय किया जाता है। बात समझ में आ रही है? और समझते हैं। 0 डिग्री के इस तरफ आइए, इधर 0 के इस तरफ ये हो गई 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला, अरे ये कहां से आ गया, उसके बाद अगला 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, सो ऑन 3, 4, 5, 6, 7 आगे बढ़ते जाएंगे। कितना आगे, फिलहाल वेट करिए, इस तरफ आएंगे तो ये हो गया 1 डिग्री, बोलिए, पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, सो ऑन समझते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे बढ़ते जाइए। ठीक, छोटी सी सवाल यहां पे ये कि 0 और 1, चूंकि सारे देशांतर एक ही बिंदु से शुरू हो रहे हैं और अगले एक बिंदु पे खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जिसे आप सामने से देखेंगे वो सीधा और बाकी सब आपको कर्व में नजर आएगा। अब किसी भी दो देशांतर के बीच की मैक्सिमम दूरी, 0 और 1, ये दो देशांतर के बीच की मैक्सिमम दूरी कहां दिखेगी, यहां पे, यानी कि ध्रुव अक्षांश पे, यानी कि इक्वेटर पे, यानी कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, जो बोल लो आप। तो दो देशांतरों के बीच की, चाहे ये वो दो देशांतर हो या ये वो दो देशांतर हो या कोई भी दो देशांतर हो, किसी भी दो देशांतर के बीच की मैक्सिमम दूरी कहां होती है, इक्वेटर पे होती है, जो कि कितनी होती है, 111.11 किलोमीटर। क्या बताएंगे, 111.11 किलोमीटर, बता पाएंगे आप? किसी भी दो देशांतर के बीच की मैक्सिमम दूरी इक्वेटर पे होती है, जो कि कितनी होती है। और जब आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जब आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, देखिए एक बात समझिएगा, जिनका रिवीजन है वो भी खुश रहें, और जिनकी तैयारी है, हमारे टारगेट बैच में हम रिवीजन नहीं, हम तैयारी करवाएंगे। अब रिवीजन ना हो, उसकी तैयारी ही हो जाए। और ये देखिए, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, अगर आप सीजीपीएससी 2024 का एग्जाम निकालना चाहते हैं सच में, तो अभी से तैयारी शुरू कर दें, अभी से, वो भी सिंसियरली, सीरियसली एंड सिंसियरली। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप इन 5 महीने में बहुत लापरवाही करते हैं, असंभव हो जाएगा इस एग्जाम को निकालना, यकीन मानिए। ये आप पूछ लीजिए किसी से भी कि 5 महीना कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पहले का। ये 5 महीना आपके एग्जाम के सफलता और असफलता को तय करेगा। अगर आप सच में एग्जाम निकालेंगे, आप सिंसियरली पढ़ाई करिए बिना कुछ सोचे समझे, क्लियर। और आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो पढ़ ले और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें, ताकि आप भूले ना। रिवीजन मस्ट है ना, रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, और रिवीजन करोगे तो चीजें याद रहेगी। 5 महीना याद भी तो रखना है, अभी पढ़ लिया और एग्जाम तक भूल गया, ये भी तो गलत है। तो रिवीजन मस्ट है, आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बस, और कुछ मत करिए, बस जितना पढ़ाया जा रहा है वो सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए, तो यहां पर जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, दूरी क्या होती गई, नीचे जाते जा रहे हो तो दूरी क्या होती जा रही है, सबसे ज्यादा दूरी कहां पर होगी, जो कि कितनी होगी, ये भी बात समझ में आ रही है। चलिए, ये भी बात समझ में आ रही है। चलिए, अब एक और बात समझिएगा, आपने सामने का तो व्यू देख लिया, लेकिन पीछे का क्या, पीछे भी ये सेम चीजें पीछे भी देखने को मिलेगी। जो आपने सबसे पहले सामने एक लाइन खींचकर बोला कि ये 0 डिग्री देशांतर है, वैसे ही पीछे भी एक लाइन खींची गई है जिसको बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर। क्या बोलते हैं, तो सामने की तरफ 0 खींचा गया, पीछे की तरफ 180 खींचा गया। आप 180 को देखोगे तो 0 नहीं दिखेगा, आप सामने 0 दिखोगे तो पीछे का 180 नहीं दिखाई देगा। बात समझ में? अब आप बोलोगे मुझे दोनों देखना है, तो आपको ऊपर से देखना पड़ेगा। कहां से देखना पड़ेगा,
यानी कि टॉप व्यू, यानी कि कौन सा व्यू? टॉप व्यू, ऊपर से देखना पड़ेगा अगर आपको दोनों तरफ देखना है। तो देखिए कैसे होता है ये, कैसे होगा ये देखिए, ये पृथ्वी का टॉप व्यू है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री नॉर्दर्न पोल दिखेंगे, साउदर्न पोल पीछे होगा जो दिखाई नहीं देगा। बोलो हाँ। सामने वाला 0 डिग्री देशांतर ये हो गया और पीछे वाला 180 डिग्री देशांतर ये हो गया, बरोबर। उसके बाद 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की तरफ कौन सा देशांतर है? बोलिए। पूर्वी देशांतर और पश्चिम की तरफ कौन सा देशांतर है? अब काउंट कर लीजिए, काउंट करिए आप। 0 के इस तरफ ये बताया आपने कौन सा 1 डिग्री, क्या? और आगे बढ़िए 2 डिग्री, फिर आप बताइए 3 डिग्री, कहां तक जाएंगे? 179 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्यों? क्योंकि जैसे 0 डिग्री देशांतर है ना पूर्वी ना पश्चिमी, वैसे 180 डिग्री भी देशांतर है, ना पूर्वी ना पश्चिमी। बात समझ में आ रही? तो जब आप यहां 1 डिग्री 1 डिग्री पूर्वी देशांतर से देखेंगे तो ये कहां तक जाता है? यानी कि पूर्वी देशांतर 1 to 179 तक है। क्लियर? तो 1 to 179 टोटल 179। ऐसे ही होता है जब आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो जो आपका आखिरी नंबर होता है वही आपका टोटल नंबर होता है, बताया था मैंने। तो पूर्वी देशांतरों की संख्या कितनी? बात खत्म। और जो चीजें उधर हुई वो सेम चीजें इधर भी होगी। तो 0 की इस तरफ आइए, बोलिए 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर। कुछ लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे? लिखिए, लिखिए, जरूर लिखिए, क्योंकि इसी का तो रिवीजन करना है ना। अपनी स्पीड को बढ़ाइए। संजू भी कह रहा है हाँ सर जी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आप समझें, मतलब एक क्या होता है, हम तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन हम नहीं समझ पा रहे होते हैं। जैसे कई लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि साल भर का पढ़ ले गया, तो मैं बोलूं साल भर का मत पढ़ो, 6 से 7 महीने का पढ़ लो, काफी है, उससे ज्यादा पुराना नहीं पूछा जाता। तो ये पता नहीं रहेगा तो आप अगले साल भर का पढ़ रहे हो तो 6 महीना एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, यानी हम समय बर्बाद कर रहे हो। जो आने वाला नहीं है उसको पढ़ के क्या फायदा? थोड़ा सा आप गाइडलाइन ले लेंगे ना तो आपका भविष्य बेहतर हो जाएगा। और इस समय तो बिल्कुल भी रिस्क मत लेना किसी भी प्रकार से। पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, आंख बंद करिए और पढ़ने लग जाइए। चलिए अब 0 के बाद 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, उसके बाद अगला ये हो गया आपका 2 डिग्री, और ये कहां तक जाएंगे हम? चलिए 1 to 179, टोटल 179, और ये होंगे आपके क्या? पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतरों की संख्या 179। साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं, बिल्कुल नोट्स भी बनाइए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। नोट्स भी बनाइए, पढ़ते भी रहिए, समझते भी रहिए, रिवीजन भी करते रहिए, सब कुछ करिए, मगर करिए, मगर करिए। ना समझ में आ रही है? तो पश्चिमी देशांतरों की संख्या कितनी है तो बता दीजिएगा 179। तो 179 क्या हो गए? पूर्वी देशांतर हो गए, 179 पश्चिमी देशांतर हो गए। बचा क्या? बचा क्या? 0 डिग्री बचा हुआ है, 180 डिग्री बचा हुआ है। तो 0 डिग्री देशांतर को आप एक यहां ऐड कर लीजिए, और 180 डिग्री देशांतर जो एक देशांतर है उसको यहां ऐड कर लीजिए। ये हो गया 180, और ये भी हो गया आपका 180। 180 और 180 कितने होते? 360। कोई पूछे भी बता दीजिए पृथ्वी देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। पृथ्वी पे देशांतरों की संख्या कितनी है? बता दीजिए 360। बात खत्म। चलिए ये समझ में आया देशांतर। तो देशांतरों की संख्या बता दीजिएगा 360। अब देखिए, अब हमारा आप लोगों के साथ समय का पता ही नहीं चलता है। देखो 6:30 बज गए, तो आज बच्चे अच्छे हो ना तो समय पता ही नहीं चलता है। बच्चे पढ़ने वाले रहे तो अच्छा लगता है पढ़ने और पढ़ाने में, ठीक है। चलिए आप लोग बहुत अच्छे हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। और आज हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ली, जो सिलेबस का नहीं है पार्ट, आएगा भी नहीं प्रश्न, आएगा तो सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से नहीं आएगा, इसलिए बहुत ज्यादा समय देने कोई मतलब नहीं। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे क्या? कल से हम स्टार्ट करेंगे क्या? भारत, ये इंडियन ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर कल पढ़ेंगे, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। और एक बात और बता दूं, इसके सारे पहलुओं पर, इससे आने वाले पॉसिबल सारे क्वेश्चंस, मैं टेस्ट तो लूंगा ही लूंगा,
इस चैप्टर में जो भी पॉसिबिलिटीज है पढ़ने की, वो सारी चीजों पे हम बात कर लेंगे। कहीं से कुछ भी छोड़ेंगे नहीं कि आपका कुछ भी छूटे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर। क्या मैं आपको समझा पाया? एक बार मैसेज कर दीजिए, एक बार मैसेज कर दीजिए, क्या मैं आपको समझा पाया? जरूरत पड़ी तो संडे को भी क्लास ले लेंगे, जरूरत पड़ी तो 4 घंटे क्लास ले लेंगे। बिल्कुल पैनिक मत होइए, एग्जाम से पहले तैयारी करवा देंगे, ये जिम्मेदारी है हमारी। चलिए, थैंक यू।